प्रणाम दोस्तों, आप सभी को उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज अपनी क्लास को हम बढ़ाते हैं। 2 दिन की जो व्यस्तता थी उसको छोड़ के आगे बढ़ा जा रहा है। हमने देखा था आपको विश्व हिंदी सम्मेलन को ख़त्म किया था। विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद ही आपको तुरंत लग जाता है भैया क्या हिंदी का एक सिलेबस में आपको जुड़ा है व्याकरण। व्याकरण के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो व्याकरण जो बी जमा आ जमा करण 3 शब्दों से मिलकर बना है। बी भी आपका उपसर्ग है और आ भी आपका उपसर्ग है और करण तो करण है, ठीक है। तो ये 3 शब्दों से मिलकर व्याकरण बना है और व्याकरण में जो संधि है वो संधि है यण, ठीक। तो प्रश्न अगर पूछ देगा व्याकरण में कौन सी संधि, तो सीधा आप बता सकते हैं यण संधि है। चलिए आगे मैं बताऊं, अगर व्याकरण के अंदर कोई है तो है क्या भैया, वर्णमाला, ठीक है। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला से पहले अगर कुछ है तो है आपका क्या, अक्षर। अक्षर हम उसे कहते हैं अखंडित ध्वनि को या अखंडित वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिसका खंड न किया जा सके उसी को हम वर्ण कहेंगे या अक्षर कहेंगे। वर्णमाला पे हम अगर वर्णमाला की अगर बात करें तो आपके हिंदी व्याकरण में जो वर्णमालाओं की संख्या वो कितनी है, तो 52 है। कितनी है? 52 है। इन 52 वर्णमालाओं की अगर मैं बात करूं तो वर्णमाला कहते किसे? सबसे पहली बात, वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 2 चीज है। एक तो है भैया आपका क्या भैया, एक वर्ण है, दूसरा क्या है, माला, ठीक है। माला आप उसे कहते हैं जैसे आप कोई हार हो गया या कोई भी माला तैयार करते हैं जो कि एक क्रमबद्ध रूप से तैयार किया जाता है तो अच्छा लगता है। जैसे हम 2-4 गेंदे के फूल ले लिए, फिर उसके बाद कोई और फूल डाल दिए, इसी तरह करते करते एक माला तैयार करते हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। वर्णमाला, वर्णों की जो माला होती है, लेकिन ये माला किसमें होगी भैया, क्रम में होगी, ठीक है। क्रमबद्ध रूप को ही हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला की सीधी सी परिभाषा होती है। अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या है कि वर्णमाला की, वर्णमाला की जो परिभाषा है क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को लिख देना ही वर्णमाला कहलाता है। लिख देना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। एक बात सुनिए, वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे आपके जो 52 वर्ण हैं, आप 52 वर्ण की शुरुआत कहाँ से करते हैं और कहाँ पे इसका अंत करते हैं, तो इनका एक क्रम है। क्या है? क्रम है। उस क्रम को लिखना ही क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। जो ये आपके 52 वर्ण हैं वो अ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, ज्ञ तक, ठीक है। फिर उसके बाद स्वर तक आता है। तो मैं अगर उसकी बात करूं तो वर्णमाला जो अपने आधार पे जो बटी है या बटी पड़ी है वो कितने में, 2 भागों में। वर्णमाला कितने भागों में बटी है, 2 भाग में। पहला आपका भैया जो वर्णमाला को अगर हम बांटें, ठीक है, वर्णमाला को, तो 2 भाग कौन कौन से उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो पहला एक आपका हो जाता है क्या भैया, एक स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक स्वर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। एक स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन है। जो स्वर है वो स्वरों की संख्या मूलतः कितनी होगी, तो स्वर आपके होंगे कितने, 11 और व्यंजन आपके कितने भैया, तो 33। मूल व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ, कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है। स्वर आपके 11 और ये आपके 33। इसके अलावा भी कुछ आते हैं जो कि सबको हम लेके 52 वर्णमाला के अंतर्गत रखते हैं या 52 वर्णमाला को बताते हैं। अब जोड़ेंगे अगर दोस्तों, इधर अगर मैं स्वर लिखूं, फिर उसके बाद हम व्यंजन लिखें, व्यंजन के बाद आपका संयुक्त हो गया, संयुक्त, फिर उसके बाद आपका हो जाता है संयुक्त के बाद 2 आपके अयोगवाह हैं, अयोगवाह, और अयुग्वाह के बाद पहले इसको जोड़ते हैं, 11 हो गए, 33 हो गया, संयुक्त आपके कितने हो गए, 4 हो गए, एक कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 3 1 4, 4 4 8 2 10। गिनेंगे तो अभी 2 आपका एक है जिसे हम कहते हैं द्विगुण। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन, जिसे आप उत्क्षिप्त या ताड़नजात अन्य नामों से जानते हैं। तो 2 इसकी संख्या हो जाती है।
ठीक है। अब टोटल गिनेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 52 वर्ड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 52। स्वर, व्यंजन, संयुक्त और आपके क्या है भैया, अयगुआ और द्विगुण। टोटल गिनेंगे देखिए, 3 1 4 4 8 2 10 2 12 के 2 1, ये 3 1 4 और 1 हंसे 5, आपके टोटल हो गए कितने, 52। ये 52 वर्णमाला का जो क्रम में हम लिख देते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, वर्णमाला कर देते हैं। तो परिभाषा तो क्लियर हो ही होगी। अच्छा, वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग आपका होता है स्वर और दूसरा होता है क्या दोस्तों, व्यंजन। ठीक है, मैं स्वर की बात करूं तो अगर शुरुआत में स्वर होता क्या है, तो स्वर को मैं लिखूं तो स्वर होता क्या है, तो स्वर के बारे में बताओ। स्वर हम उसे कहेंगे वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसी को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोल दिया जाए या जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो स्वर कहेंगे। तो वर्णमाला के कितने भाग आपने देखा, वर्णमाला आपके 52 होते हैं। तो वर्णमाला के विभाग है, वर्णमाला आपके दो भागों में बटी है। दो भाग में आपका जो पहला भाग है वो क्या है, पहला आपका होता है क्या, स्वर। पहला आपका स्वर है और दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा आपका है व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन। हमने वहीं पे आपको स्वर की संख्या बताई कितनी, स्वर कितने 11 और व्यंजन कितने 33। ठीक है, तो अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर की सबसे पहले अगर बात करें तो स्वर है क्या। ठीक है, स्वर है क्या, स्वर की परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद इसकी संख्या क्या है, स्वर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, फिर इसे आपके स्वर कितने भागों में बटा है इसको भी देखेंगे। तो पहला देखिएगा, ये जो स्वर की परिभाषा होती है तो स्वर की परिभाषा सीधा से है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे को हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र ध्वनि से बोला जाए, वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसे को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 11 होती है। वो स्वर 11 है कौन कौन से, अगर उसको देखा जाए तो आपका अ है, आ है, ई है, ई है, ई, फिर उसके बाद उ और उ, फिर उसके बाद उ के बाद री, फिर ए, ओ, औ। अब गिनेंगे, इनकी संख्या हो गई कितनी, 11। गिनिएगा, आ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही आपके 11 कितने हैं, स्वर हैं। ये जो स्वर है ना, इनको हम कहेंगे मूल। मूलतः ये मूल रूप से है, ठीक है, 11 है। इन्हीं का दूसरा एक रूप होता है जो ये स्वतंत्र स्वर हो गए या मूल स्वर हो गए 11। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मूल स्वर की अगर बात करूँ तो मूल स्वर होते कितने, 4 हैं। जिसे आप कहते हैं अ, ई, उ, री, जिसे आप ह्रस्व भी कहते हैं, जिसे आप एक मात्रिक भी कहते हैं। मैं बात वहां पे करूंगा जब जन्म के आधार पे कहेगा तब। लेकिन ये जो 11 स्वर हैं, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछे मात्रा के रूप में स्वर कितने होते हैं, मात्रा के रूप में स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के रूप में जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 होती है। क्योंकि मात्रा के रूप में जो स्वर होते हैं ना, क्योंकि अ का देखेंगे, अ का भी कोई मात्रा निशान नहीं होता है। बाकी आप देखेंगे सबका कुछ न कुछ मात्रा निशान जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मात्रा रूप में जब देखेंगे तो स्वर कितने हो जाएंगे, 10। केवल अ को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब बचेंगे क्या हो जाएंगे, आपके स्वर हो जाएंगे। ठीक, जब भी पूछे मात्रा के रूप में स्वरों की संख्या कितनी, तो मात्रा के रूप में स्वरों की संख्या कितनी, तो 10। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग, कुछ ऐसे प्रमुख व्याकरणविद हैं जो कि री को स्वर में स्थान नहीं देते, तो उनका नाम लेके जब पूछता है ना कि स्वरों की संख्या इनके अनुसार कितनी है, तो इनके अनुसार जब स्वरों की संख्या पूछता है तो स्वरों की संख्या तब कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। ठीक, तो री को कई लोग स्वर में उसको स्थान नहीं दिए, तो एक आपका उसका रूप हो गया, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा हो गया मात्रा रूप। ठीक, तो मात्रा रूप में स्वर की संख्या 10, वैसे मूल स्वर की संख्या कितनी, तो आपके 11, जो मुख्य रूप से। ठीक, अच्छा, अब मैं इसका अगर विभाजन करूं, स्वर का अगर मैं विभाजन करूं, तो एक बात यहाँ से कंसस तो हो ही गई होगी कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर हम उसे कहेंगे कि वह ध्वनि या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से कहे जाएं, जिनमें जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी की सहायता न हो। ठीक है, किसी की सहायता का मतलब उसमें व्यंजन की सहायता न हो। ठीक है, इन वर्णों को बोलने के लिए क्या कहीं भी व्यंजन मिला है, नहीं मिला है, व्यंजन नहीं है। कहीं भी देखेंगे व्यंजन आपकी क से स्टार्ट होता है, क से लेके ग तक,
किसी में क से लेके ज्ञ तक कोई भी वर्ण दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलने के लिए ये स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब री को हम देखते हैं तो री को धीरे धीरे देखा गया आपके प्राकृताभास या प्राकृत में, या आप देखेंगे पाली में, तो री का जो उच्चारण है या री का जो लिखने के तथागत स्थितियां थी वो बदलते गई। पहली बार देखा गया री तो संस्कृत में इस तरह लिखा गया, ठीक है, लेकिन पाली में देखा गया री इस तरह है, उसमें देखा गया री का दीर्घ रूप और ह्रस्व रूप दोनों दिखने लगा, तो री से ई से मिलके बनने लगे, ठीक है। इसमें देखेंगे व्यंजन इंक्लूड है, और व्यंजन के नाते ही री को हम स्वरों में स्थान नहीं देते हैं, ठीक। पूछ सकता है कि स्वर में स्थान किस वर्ण को नहीं दिया गया, तो री को नहीं दिया गया, किन के अनुसार, तो अनुसार भी बताया जाएगा भैया, ठीक। ये बात समझ में आई, ठीक। तो स्वर की संख्या कितनी, तो पूछेगा जब भी, तो कितनी है, तो 11 है। आगे चलें, आगे देखिए, इसकी संख्या पता चल गई, इसकी परिभाषा पता चल गई। परिभाषा सीधी सी है, वही वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी, 11 है, ठीक है। पूछते आपसे कुल स्वर, तो कुल स्वर भी कितने, 11 है। मात्रा के रूप में स्वर कितने हैं, तो 10 है। मात्रा के रूप में स्वर कितने हैं, तो 10 हैं, ठीक है। क्योंकि अ का कोई भी मात्रा निशान नहीं होता है, इसलिए बार बार एक क्वेश्चन आता है कि अमात्रिक स्वर कौन सा है, तो अमात्रिक स्वर कौन है, तो अ है। कौन सा है, अ है। इसी को हम कहते हैं अमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं, अमात्रिक स्वर बोलते हैं। और अमात्रिक स्वर आपका कौन सा है, तो भैया अ है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं स्वरों का अगर विभाजन करूं, किसका, स्वर का अगर मैं विभाजन करूं, तो स्वरों का विभाजन लगभग 5 स्थितियों में होता है, ठीक है। कितनी स्थितियों में, 5 में। हम व्यंजन को देखेंगे अगले में, लेकिन आज पहले हम स्वर को खत्म करने की प्रयास करेंगे। देखिएगा स्वर के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, स्वरों का विभाजन, ठीक है। क्या डालूंगा, स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। स्वरों का जो विभाजन होता है कई वर्गों में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 5 बताऊंगा और 5 वर्गों में आपका पूरा स्वर आ जाता है, ठीक है। पहला जो होता है भैया वो होता है किसके आधार पे, जन्म के आधार पे। किसके आधार पे, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पर, ठीक है। स्वर का जो विभाजन होगा पहला जन्म के आधार पे, दूसरा आपका होगा भैया क्या, श्वास के आधार पे, श्वास के आधार पर, और वहीं तीसरा जो होगा आपका जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। जो ही आपका जिह्वा के आधार के बाद फिर आपका आता भैया मुखाकृति के आधार पे। किसके आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पर। उसके बाद आपका आता है मुखाकृति के बाद ओष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पर। फिर उसके बाद आपका आता है किसके आधार पे, नासिका मतलब नाक के आधार पे, नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पे। देखेंगे कहीं कहीं ये आपके 5 वर्गों में बढ़ गया। एक तो जन्म के आधार पे, दूसरा श्वास के आधार पे, तीसरा जिह्वा के आधार पे, चौथा मुखाकृति या मुख के आधार पे, पांचवा ओष्ठ के आधार पे, छठा आपका नासिका के आधार पे। तो 6 हो गए। चलिए हम इनको भी देखते हैं, इनमें कैसे आधार पे बांटा गया है। पहला जो जन्म के आधार पे जो बांटा गया, जन्म के आधार पे जो पहला होता है आपका वो होता है, उसका नाम होता है मूल स्वर। क्या नाम है, मूल स्वर, ठीक है। पहला मूल स्वर हो जाता है। दूसरा वही आपका होता है भैया क्या, दीर्घ स्वर, या इसी को हम कहते हैं सजातीय स्वर। क्या, सजातीय स्वर। और जो आपके तीसरा होता है इसका नाम होता है क्या, संयुक्त, संयुक्त, या इसी को हम कहते हैं विजातीय स्वर। क्या, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, सजातीय स्वर और ये आपके विजातीय स्वर, ठीक है। श्वास के आधार पे जो होते हैं, श्वास के आधार पे आपका पहला होता है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा जो होता है आपका भैया होता है क्या, द्विमात्रिक स्वर,
द्विमात्रिक स्वर। तीसरा आपका होता है त्रिमात्रिक, क्या त्रिमात्रिक, या इसी को हम कहते हैं प्लुप्त, इसी को हम क्या कहते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, जीवा के आधार पे आपका क्या होता है भैया, पहला होता है आपका जीवा के आधार पे अग्रभाग, जीवा का जो अग्रभाग। दूसरा जो होता है आपका क्या होता है मध्य भाग, मध्य भाग। वहीं जो तीसरा होता है आपका, तीसरा क्या होता है मध्य के अलावा आपका जो होता है पश्च, जो पीछे का हिस्सा होता है जीवा के पश्च भाग। जीवा के आधार पे देखिए, अभी हम मुखाकृति और ओष्ठाकृति और आपके नासिका के आधार पे आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो आपके जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वरों की जो संख्या होती है कितनी दोस्तों, तो 4 होती है, अ ई उ और री। जो आपके ह्रस्व हैं जितने भी मूल हैं अ ई उ री, यही मूल आपके स्वर हैं, और मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। देखते हैं दीर्घ या सजाती स्वर। दीर्घ कह दे या सजाती स्वर कह दे, तो सजाती मतलब समान जाति से जिसका निर्माण हुआ है, जैसे आपका आ, फिर दीर्घ ए और दीर्घ उ, ये आपके सजाती स्वर है। उसके बाद भैया आपका संयुक्त या विजाती स्वर में क्या आता है, ए आई ओ औ। ठीक है, ये आपके संयुक्त या विजाती स्वर आते हैं। क्यों, अगर मैं बात करूं अगर सजाती स्वर की, तो देखेंगे अ का जो निर्माण हो रहा है अ जमा अ से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों, तो अ जमा अ से हो रहा है। देखिएगा आ का जो निर्माण है अ जमा अ बराबर आ। उसी तरह देखिए ई का जो निर्माण है ई जमा ई बराबर दीर्घ ई। उसी तरह उ का जो निर्माण है उ जमा बराबर दीर्घ उ। तो कहीं न कहीं देखेंगे अपने एक ही जाति से इनका निर्माण हो रहा है, और एक ही जाति से निर्माण होने के कारण इसे हम सजाती कहते हैं। क्या कहते हैं, सजाती कहते हैं। इसी का दूसरा नाम दीर्घ मिलता है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर संयुक्त की बात करूं, तो संयुक्त क्या है, संयुक्त स्वर तो कहेंगे, लेकिन इसी के साथ जुड़ गया विजातीय स्वर। विजातीय इसलिए क्योंकि अपनी ही जाति से न मिलकर दूसरे अन्य किसी जाति से मिलते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं विजातीय स्वर। और विजातीय स्वरों की संख्या 4 है। देखते हैं इन विजातीय स्वरों का निर्माण कैसे होता है। ए का जो निर्माण होता है वो अ जमा ई से होता है, अ जमा ई से बराबर लिख देंगे ए। वहीं जो ऐ का निर्माण होता है अ जमा ए से होता है, बराबर लिख देंगे आई। ठीक है, वहीं जो ओ का जो निर्माण होता है, नीचे वहां कट जा रहा है, ऊपर करिए। 1 मिनट कट रहा होगा दोस्तों, हम ऊपर इसको लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं ए का जो निर्माण है। ठीक, अभी देखिएगा जो ए आई ओ औ है, इसका जो निर्माण होगा, इसका निर्माण कैसे होगा, इस चारों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके इन चारों को देखिए, ए का जो निर्माण होगा किससे होगा, अ जमा ई से होगा, और आई का जो निर्माण होगा तो अ जमा ए से होगा। ठीक है, वहीं जो देखेंगे ओ का जो निर्माण होगा तो अ जमा ओ से होगा, और औ का जो निर्माण होगा अ जमा ओ से होगा। ठीक है, तो ए इसलिए हम इसे विजाती करते हैं क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से या अलग अलग स्वरों से मिलके बनते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विजाती या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आपके 4 हैं, ए आई ओ औ। वहीं अगर संयुक्त व्यंजन कहें तो छत्र ज्ञ और स्र। संयुक्त का मतलब यही होता है दोस्तों, अगर व्यंजन के तात्पर्य मिले या स्वर के तात्पर्य मिले तो अलग अलग थोड़ी परिभाषाएं मिलती हैं। संयुक्त कहते किसे, संयुक्त हम उसे कहते हैं कि वह व्यंजन जिनका निर्माण, ठीक है, जिनका निर्माण अलग अलग व्यंजनों से हुआ है, लेकिन उन व्यंजनों के मध्य में कोई भी स्वर न हो, उसे हम संयुक्त व्यंजन कह देंगे। स्वर उसे कहेंगे जिनका निर्माण अलग अलग स्वर से हुआ लेकिन मध्य में कोई भी व्यंजन न हो। देखिए इसके भी मध्य में कोई व्यंजन है नहीं, इसलिए संयुक्त है। इसलिए क्या है, ये संयुक्त है। ठीक है, अच्छा, ए का निर्माण अ जमा ई से, आई का निर्माण अ जमा ए से, ओ का निर्माण अ जमा ओ से, औ का निर्माण अ जमा औ से, ओ से। तो ए आप देखेंगे कहीं कहीं अन्य स्वरों से मिलकर बन रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्या भैया, संयुक्त या विजातीय स्वर। यह बात कंठस्थ हो गई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं मूल की। क्यों इसे मूल स्वर कहा जाता है, मूल या मुख्य या इसी को जड़ स्वर भी कहते हैं। इसी को 4 नामों से 5 नामों से जानते हैं। इसी को कहेंगे मूल स्वर, इसी को कहेंगे जड़ स्वर, इसी को कहेंगे मुख्य स्वर। ठीक है,
क्यों ये मुख्य स्वर है, क्यों ये जड़ स्वर है, क्यों ये मूल स्वर है। ठीक है, मैं इधर इस बात को लिखता हूं। जो मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या आप देख रहे हैं, जो कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। अ है, ई है, उ है और री है। देख लीजिए एक बात, मूल स्वर क्यों कहते हैं कि अ, ई, उ, री को हम मूल स्वर या मुख्य स्वर या जड़ स्वर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये जो आपके 4 स्वर हैं, 4 स्वर हैं, 4 के बाद 11 में से 4 घटाएंगे, 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 7 बचेगा। ठीक है, तो इन 7 स्वरों का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं 4 स्वरों से मिलकर होता है, इन्हीं 4 स्वरों से मिलकर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिएगा, इन अ से मैं एक निर्माण कर रहा हूं, अ से एक निर्माण कर रहा हूं कि अ जमा अ बराबर क्या, आ। देखिए एक अलग स्वर मिला ना, आ मिला कि नहीं मिला, तो 4 के बाद इसे गिन लेंगे, 5वां हो गया। वहीं देखेंगे ई जमा ई बराबर क्या, दीर्घ ई, आपका दीर्घ ई 6ठा हो गया, 4 2 6 हो गए। वहीं देखेंगे ओ जमा उ बराबर क्या, दीर्घ हो गया, आपका कौथा हो गया, 7वां हो गया। ठीक है, अभी कितने बचे और बच रहे हैं, और देखते हैं। देखिए यहाँ पे दीर्घ री होता नहीं हिंदी में, दीर्घ री होता कहाँ पे, संस्कृत में होता है, और संस्कृत में हम इस री को देखते हैं, इसलिए री को नहीं देखेंगे यहाँ। अगला मैं वर्ड कर रहा हूं अ जमा क्या, ई, अ जमा ई करूंगा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं अ जमा उ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। फिर देखिएगा अ जमा ए बराबर क्या, ए, अ जमा ओ बराबर क्या, औ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इस बात को कि सीधा से कि ए आपके 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आपके 11 कितने हो गए, 11 वर्ड हो गए। ठीक, ये जो 11 वर्ड हैं, देखेंगे इन्हीं 4 मूल स्वरों से या जड़ स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हो रहा है। तो ये जो आपके 4 हैं, इन्हीं 4 से क्या हो रहा है कि आपके इन मूल स्वरों से अन्य स्वरों का क्या हो रहा है भैया, तो निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम देंगे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर, इसीलिए हम इसे कहते हैं जड़ स्वर। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चलते हैं। इस चीज को हम देखिए मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आगे आपको मिलेगा संधि भी देख लो, क्योंकि संधि से ही वर्णों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, 2 वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जहां भी 2 वर्ण मिलता है, जो तीसरा उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, संधि कहते हैं। तो इस चीजों को हम संधि में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे तो इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, ए ओ और इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त या विजातीय स्वर कहेंगे। चलिए अब आते हैं भैया, दीर्घ सजाति समझ गए ना, क्योंकि अपनी समान जाति से इसका निर्माण हो रहा है, इस दीर्घ सजाति के। संयुक्त या विजाति इसलिए क्योंकि यह आपके अलग अलग वर्णों से या अलग अलग स्वरों से मिलकर बन रहा है, इसलिए हम इसे विजातीय स्वर कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर होता क्या है, जहां पर जिस वर्ण को बोलने के लिए एक मात्रा समय का समय लगे, एक मात्रा काल का समय लगे, उसी को हम एक मात्रिक कहते हैं। जैसे मैं कहूं आपको, एक मात्रिक वर्ण होता है अ ई उ और री। जो द्विमात्रिक होता है आपका, द्विमात्रिक में जो होता है क्या क्या होता है भैया, आ ए उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, त्रिमात्रिक में आपका राम ओम। संस्कृत के शब्द या हम कह सकते हैं किसी को दूर से बुलाने में इसका प्रयोग, किसी को दूर से बुलाने में प्रयुक्त स्वरों का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं इस बात को। एक मात्रिक स्वर क्यों, क्योंकि एक मात्रिक स्वर हम इसलिए इसे कहते हैं, उन वर्णों के बोलने के लिए हमारी जो श्वास है, हमारी जो वायु है, श्वास के आधार पे देख रहे हैं,
तो हमारी जो श्वास है, हमारी जो वायु हो, उसमें कम क्या लगे, समय कम लगे और एक मात्रा काल का समय लगे, जिसे हम आराम से बोल सकें। ठीक है, जैसे बोलिएगा अयूरी, आपने एक झटके में बोल दिया अयूरी, आपको समय नहीं लगा इस वर्ड को बोलने में, लेकिन आप द्विमात्रिक बोलिए। देखिए आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसके अपेक्षा इसमें समय लगा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसकी अपेक्षा जो वायु इसमें निकल रही है, कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा इसमें जो वायु है, कहीं ना इसमें लागत ज्यादा लग रही है। ठीक है, लागत मतलब समय, इसमें ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसलिए द्विमात्रिक, ये द्विमात्रा काल हो गया, इसलिए क्या हो गया, एक मात्रा काल हो गया। ठीक है, बोलेंगे एक ही मात्रा में, एक ही श्वास में आप अयूरी को बोल लेंगे। हमने बोल दिया अयूरी, तो बोलिए एक झटके में, लेकिन अभी कह दीजिए द्विमात्रिक को बोलने के लिए तो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि द्विमात्रिक इसीलिए भैया, क्योंकि इसमें द्विमात्रा काल का क्या लगता है, समय लगता है। उच्चारण में जो आपकी वायु है, जो आपके फेफड़ों से जो वायु निकल रही है, कहीं कहीं इन वर्णों के बोलने पे आपको ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं द्विमात्रिक कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिमात्रिक जो होते हैं, त्रिमात्रिक या प्लुत होते हैं। इसे हम त्रिमात्रिक या प्लुत क्यों कहेंगे? अच्छा, कहीं न कहीं आप देखेंगे जो ये त्रिमात्रिक चलिए त्रिमात्रिक या प्लुत के बारे में हम बात करें तो एक मात्रिक समझ में आया, द्विमात्रिक समझ में आया। त्रिमात्रिक की भाई अगर बात करूं त्रिमात्रिक की, तो त्रिमात्रिक किसे कहते हैं? वे वर्ण, ठीक है, या वे शब्द जो एक मात्रा द्विमात्रा से कहीं न कहीं ज्यादा समय ले। ठीक है, उन शब्दों को बोलने के लिए जो द्विमात्रिक या एक मात्रिक से ज्यादा समय लेता है, उसी को हम त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं। आप देखेंगे आपका हिंदी का जो 3 होता है वो त्रिमात्रिक का संकेत होता है, इसी तरह बना होता है। जो हिंदी का 3 होता है वो क्या होता है, त्रिमात्रिक का एक संकेत होता है। अगर ए वाला शब्द, ए वाला वर्ण अगर कहीं लग जाता है तो इसका मतलब कि उस शब्द की वैल्यू अब त्रिमात्रा या 3 मात्रिक काल में हो गई। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी का राम लिखा हूँ, उसमें 3 लिखा है बीच में, तब राम का जब भी आप उच्चारण करेंगे ना, तो अब आपको त्रिमात्रिक मतलब 3 मात्रा काल तक करना होगा। जैसे बोलिए राम, जैसे बोलते हैं ना हे राम, तो क्या है, ये आपका क्या है, त्रिमात्रिक आप बोल रहे हैं। जैसे ओम का उच्चारण कर दीजिए तो ओम भी बोलते हैं, तो ओम, तो क्या है ये, आप जब ओम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, तो ये 3 ही दर्शा रहा है कि हम क्या करें, त्रिमात्रिक शब्दों का या वर्णों का क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं त्रिमात्रिक या प्लुप्त स्वर। अच्छा, आगे ये जो वर्ण होते हैं या ये जो शब्द होते हैं आपके संस्कृत में मिलते हैं अधिकतर, किसमें, संस्कृत के शब्द में। अच्छा, या हम इसी का प्रयोग किसी को जोर से बुलाने में करते हैं। जैसे आपका घर है कहीं और थोड़ी सी दूर पे आपके घर पे मंदिर है, आपका भाई वहां पे बैठा है, तो आप बुला रहे हैं हे रकेशवा। तो जब दूर से जब बुलाते हैं हे रकेशवा करके, तो आप उसमें क्या करते हैं, त्रिमात्रिक वर्णों का उसमें उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका, इसी को हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। आगे चला जाए, आगे भैया आपका आता है जिह्वा के आधार पे। तो जिह्वा के आधार पे जो होता है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्र में जो आपकी जीभ जो है भैया, वो 3 भागों में बटी पड़ी है, 3 भागों में। ये आपका हो जाता है अग्र, ये हो जाता है आपका मध्य, ये हो जाता है आपका क्या, पश्च। ठीक है, तो जो पांचों का जो स्वर है, ऐसे कुछ ऐसे स्वर इसमें विभाजित कर दिए गए हैं जो जिह्वा के आधार पे अग्रभाग से कुछ उच्चारित होते हैं। जैसे आपका अग्रभाग से अगर मैं बात करूं तो ई ए ऐ। ठीक है, तो ई ए ऐ आपके जो 4 वर्ड ऐसे हैं जो कि अग्र जिह्वा से क्या करते हैं भैया, इनका उच्चारण होता है। जो मध्य से होता है वो केवल अ होता है। क्या होता है, अ। जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो क्या है, अ है। और जो आपके पश्च, जो जीभ के पिछले भाग से जो उच्चारित होता है वो क्या भैया, जो बच गए वो सब पश्च में आ जाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका भैया क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, ए ओ, फिर उसके बाद ओ,
औ, ठीक है, आ ओ और औ गिनेंगे, आ ए आए ओ औ, ठीक। तो आपका कहीं कहीं री भी देखेंगे ना, तो जो री का जो निर्माण होता है, री ईश हो रहा है, तो री को आप अग्र में रख सकते हैं, कहाँ पे, अग्र में रख सकते हैं, ठीक। तो अब देखेंगे इस जिह्वा के आधार पे जो भाग होते हैं, जिह्वा के आधार पे हम बात करें तो जिह्वा के आधार पे जो स्वरों का विभाजन किया गया है, अग्र, मध्य और पश्च। जीभ के 3 भाग, एक अग्र भाग है, दूसरा मध्य भाग है, तीसरा पश्च भाग। अग्र में कौन से वर्ण आएंगे, ए आए। बोलिए, अपने जीभ को, आपकी जीभ जो होगी बार बार वो क्या करेगी, दोनों दंत के बीच आके बाहर आने का प्रयास करेगी। बोलिए, ए आए, ए आए, ए आए। तो देखेंगे हमारा जो अग्र जीवा है बार बार बाहर आने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरा जो मध्य भाग है, आप देखेंगे जब मध्य वाले बोलेंगे तो जब बोलेंगे क्या होगा, आपकी जिह्वा के बीच में इतना समय अंतराल हो जाएगा, या इतनी वायु का मार्ग इतना खुला हो जाएगा कि आपकी जीभ जो मध्य वाला जो हिस्सा होगा, बीच से उसी की हवा निकल जाती है। बोलिए तो क्या, ठीक है। तो वही आपका पश्च है, जो बाकी जो बच जाते हैं पश्च में आ जाते हैं, पश्च में आ ओ और औ हो जाता है। उसके अलावा भैया हम देखेंगे कल ओष्ठ के आधार पे, फिर आपका मुखाकृति के आधार पे, फिर नासिका के आधार पे, इन भागों को जो आपको उसमें आते हैं समृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत और समृद्ध, इनको हम चर्चा करके कल हम इस टॉपिक को स्वर वालों को खत्म करके व्यंजन पे, फिर आंतरिक और वाह्य पे हम चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी जो आगे का जो चर्चा है वो आगे हम करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना है, फिर कल हम आपसे जुड़ते हैं इसी से आगे। धन्यवाद।